हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय, मध्यकालीन भारतीय और आधुनिक भारतीय इतिहास को सभी को के प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो कन्हेरी गुफाएं आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ये ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अजंता की गुफाएं भी यहीं स्थित हैं, एलोरा की गुफाएं यहाँ हैं, और एक और इम्पोर्टेंट एलिफेंटा और एक इम्पोर्टेंट कालरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासन के दौरान सैन्य प्रमुखों को किस रूप में जाना जाता था? तो आपको बताना है, अकबर के शासनकाल में जो सैन्य प्रमुख होता था, यानी कि जो सैन्य कमांडर होता था, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता था ऑप्शन नंबर डी, जो फौजदार होता था उसे ही अकबर के शासनकाल में सैन्य कमांडर कहा जाता था। और एक और इम्पोर्टेंट आपको बात याद रखनी है, अकबर के काल में ही जो तुलसीदास थे वो हुए थे। तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की है वो अकबर के ही शासनकाल में की है। और एक और बात करें कि अकबरनामा किसने लिखी है, तो वो अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सम्राट ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने जो है 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। डेट भी आपको याद रखनी है, यानी कि ईयर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी को किस मुगल शासक ने अपने साम्राज्य की राजधानी के रूप में विकसित किया था? तो जो फतेहपुर सिकरी है उसका निर्माण, उस शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने कराया था, और इसे वो राजधानी भी यहाँ पर बनाता है। अकबर ने जो है 1571 से 1585 के बीच में इसे या इस शहर को यहाँ पर बनाया था। और अगर बात करें मुग़लों की स्थापना की, तो मुग़लों की स्थापना की थी बाबर ने, कब? 1526 में, जब वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो आपको बताना है, जीतल नामक जो सिक्के थे वो किसने चलाए थे? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने जो है जीतल नाम के तांबे के सिक्के और इसके साथ साथ में चांदी का जो सिक्का होता था जिसे टंका कहा जाता था वो भी चलवाया था। तो ये दो सिक्के किसने चलवाए थे? ये इल्तुतमिश ने चलाए थे। और एक बात करें, जो इसने 40 अमीरों का जो समूह बनाया था उसे नाम दिया गया था तुर्क ए चहलगानी, या जिसे चालीसा भी कहा जाता था। तो चालीसा दल का निर्माण किसने कराया? वो भी इल्तुतमिश ने करवाया। और जो दिल्ली राजधानी, जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि ये जो लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज के ने सामाजिक जागरूकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? देखिए, प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना 1867 में होती है, और जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो जो महाराष्ट्र है उसके पुनर्जागरण में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसके द्वारा जो समाचार पत्र निकाला जाता था वो था ऑप्शन नंबर सी, सुबोध पत्रिका जो थी वो प्रार्थना समाज द्वारा निकाला गया एक समाचार पत्र था। और ये किस भाषा में आता था? तो ये मराठी और कहीं कहीं पे आपको अंग्रेजी भाषा भी देखने को मिलता है। तो अंग्रेजी और मराठी भाषाओं में ये पत्र आता था। नेक्स्ट प्रश्न है, चाणक्य निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री थे? तो आपको बताना है कि जो चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वो किसके प्रधानमंत्री थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और साथ में जो है ये बिंदुसार के दरबार में भी रहते थे, ये भी आपको याद रखना है। और मौर्य साम्राज्य के नींव की बात करें तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही रखी थी। अपनी माता, जो इनकी माता थी मूर के नाम पर, इन्होंने जो है मौर्य समाज की मौर्य वंश की स्थापना की थी। और बात करें कि इसकी स्थापना किस वंश के पतन के बाद हुई थी? तो नंद वंश के पतन के बाद, जब इन्होंने जो है घनानंद को हरा दिया था। और बात करें चाणक्य की, तो चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के जो थे आचार्य थे, और इन्होंने एक फेमस लिखा है अर्थशास्त्र, और ये अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं, जिसकी तुलना जो है द प्रिंस से की जाती है, जो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में पड़ता है और हिसार एक ज़िला है हरियाणा का, वहाँ पर ये पड़ता है। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से एक बड़ा अन्नागार मिला है और सबसे बड़ी साइट भी सिंधु घाटी सभ्यता को इसे माना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट आपको इससे फैक्ट याद रखना है कि 2012 में राखीगढ़ी को वर्ल्ड हेरिटेज फंड ने एशिया के ऐसी लिस्ट में शामिल किया है जो जिनका नष्ट होने का खतरा है। तो ये भी आप याद रखेंगे, 10 स्थलों में इसे शामिल किया गया है 2012 में, ये आप लोग याद रखेंगे। धौलावीरा की बात करें तो ये गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान में पड़ता है, जहाँ से तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और आलमगीरपुर की बात करें तो ये मेरठ में यूपी में पड़ता है। मेरठ मेरठ उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1175 में इसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। गौरी कहाँ का था? तो ये गौर प्रदेश का था। और ये गद्दी पर कब बैठता है? तो 1173 में ये गद्दी पर बैठता है। और पहला आक्रमण इसने कब किया था भारत पर? तो 1175 में किया था। कहाँ किया था? उस समय जो पाकिस्तान का मुल्तान है, यानी कि उस समय का भारत है, तो उस मुल्तान पर इसने अपना पहला आक्रमण किया था। और 1178 में ये गुजरात में आक्रमण करता है और इसे वहाँ पर भीमदेव द्वितीय हरा देता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। भीमदेव द्वितीय ने किसे हराया था? तो वो मोहम्मद गोरी को हराया था। कहाँ पर हराया था? गुजरात में हराया था। और मोहम्मद गोरी दो प्रमुख युद्ध लड़ता है। कौन कौन से? तो 1191 में ये तराइन का प्रथम युद्ध लड़ता है और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ता है। तो किससे लड़ता है? पृथ्वीराज चौहान से लड़ता है। ये आप लोग याद रखेंगे। और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और 1192 में ये मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और 1206 में मोहम्मद गोरी जो है खोखर जाट 1206 में खोखर जाट द्वारा गोरी की हत्या कर दी जाती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो 1206 में इसका चैप्टर क्लोज यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 में ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं। और अगर बात करें कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, वो बनती है 1925 में। कानपुर में कौन बनती हैं? तो सरोजिनी नायडू जो हैं भारत की पहली महिला जो राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो जनवरी 1761 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1761 में ये लड़ा जाता है। और किस किस के बीच में लड़ा जाता है? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये लड़ा जाता है। और इस युद्ध में जो है अब्दाली जीत जाता है और मराठा यहाँ पर हार जाते हैं। मराठाओं की तरफ से कौन लड़ रहे थे? तो जो सदाशिव राव भाऊ थे वो लड़ रहे थे और विश्वास भाऊ थे वो लड़ रहे थे। और मराठाओं की तरफ से माफ़ कीजिएगा, अगर अब्दाली की तरफ से बात करें कि भारतीयों में इसका साथ किसने दिया था, तो वो दिया था सुजाउद्दौला ने यहाँ पर इसका साथ दिया था। और इनके साथ में नबीज रुहेला भी थे। तो नबीज रुहेला और सुजाउद्दौला ने अब्दाली का यहाँ पर साथ दिया था। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कौन जीतता है? बाबर जीतता है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कौन जीता है? तो वो अकबर जीतता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो मुगल चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के काल को। ये आप लोग याद रखेंगे। मुगल का चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। इसका एक नाम सलीम भी था। और सलीम किसके नाम पर पड़ता है? तो जो उस समय सलीम चिश्ती था उसके नाम पर इसका नाम सलीम पड़ता है। और इसके शासनकाल की बात करें तो 1605 से 1627 इसका शासनकाल होता है। इसकी जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? तो उसका मूल नाम मेहरुन्निसा था, जिसे इसने नूरजहाँ के नूरजहाँ का नाम दिया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इस नूरजहाँ की जो माता थी उसका नाम था अस्मत बेगम। तो अस्मत बेगम जो नूरजहाँ की माँ थी, इसने क्या किया था कि भारत में इत्र बनाने की कला को विकसित किया था। या गुलाब से इत्र बनाने की कला को किसने विकसित किया था? तो वो अस्मत
बेगम ने किया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और 1600 जो है 1611 में नूरजहाँ और जहांगीर का विवाह हुआ था। और जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ है, तो वो लाहौर में है, रावी नदी के तट पर, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने हरिजन का पत्रिका प्रकाशित की थी। तो हरिजन पत्रिका किसने प्रकाशित की थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने जो है हरिजन नामक पत्रिका यहाँ पर प्रकाशित की थी। और बात करें 1932 में इन्होंने जो है हरिजन स्वयं सेवक संघ की स्थापना भी की थी। कहाँ की थी, तो दिल्ली में की थी 1932 में, ये भी आप लोग याद रखेंगे गांधी जी ने। और 1932 में ही ये अखिल भारतीय छुआछूत लीग भी इन्होंने बनाई थी। और इसी लीग ने, जो ये लीग थी अखिल भारतीय छुआछूत लीग, इसी लीग की ये हरिजन पत्रिका यहाँ पर हुआ करती थी। और दलितों को जो है सर्वप्रथम हरिजन किसने कहा था, तो वो भी महात्मा गांधी ने ही कहा था। और जो दलित थे उनको हरिजन कहलवाने के लिए महात्मा गांधी जो है अनशन पर भी बैठते हैं। कब से कब तक, तो 8 मई से 16 अगस्त 1933 में ये अनशन पर भी बैठते हैं कि हरिजनों दलितों को जो है हरिजन बोलना है। और 7 नवंबर 1933 को इन्होंने क्या किया था, कम से कम 20,000 किलोमीटर की यात्रा पूरे भारत में की थी। लगभग 10 महीने तक इन्होंने ये यात्रा की थी। दलितों को है हरिजन बुलवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। देखिए, इससे पहले हमने चित्रकला का स्वर्णकाल का देखा था। तो चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। अगर बात करें वास्तुकला के स्वर्णकाल की, तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ पर बात करें जहांगीर शाहजहां की, तो इसका शासन काल होता है 1627 से 1658 तक। ये जो है जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठता है। और इसके मुख्य अगर बात करें दरबारी कवि कौन थे, तो पहले हुआ करते थे कुदसी, इसके दरबारी कवि हुआ करते थे। और बाद में कौन हो गए, तो वो हो गए अबू कालीन, ये भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुदसी इसके पहले दरबारी कवि थे और बाद में अबू कालीन यहाँ पर हो जाते हैं। और अगर इसके प्रमुख इतिहासकार की बात करें, तो वो हो जाता है अब्दुल हमीद लाहौरी, ये इंपॉर्टेंट है। इतिहासकार कौन है शाहजहां का, तो वो हो जाता है अब्दुल हमीद लाहौरी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इस शाहजहां ने क्या किया था, हीरो से जड़ा एक तख्त बनवाया था जिसे तख्ते ताऊस कहा जाता था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ये तख्ते ताऊस किसने बनाया था, तो बेग बादल खां से इसने जो है ये हीरो से जड़ा तख्त बनवाया था जिसे तख्ते ताऊत नाम दिया जाता है। किसने बनाया था, बेग बादल खां ने बनाया था, बेग बादल खां इसका नाम था। किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने यहाँ पर बनवाया था। और इसके समय पर अगर राज्यों की बात करें, तो वो इसके समय पर 18 राज्य यहाँ पर हो जाती हैं। इसकी बीवी कौन थी, इसकी बीवी मुमताज़ हो यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1919 में महात्मा गांधी ने डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। तो आपको बताना है इनमें से किसके खिलाफ जो है 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की घोषणा की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की घोषणा की थी 1919 में। ये रॉलेट एक्ट कब आया था, ये 1919 में ही आया था और जिसे काला कानून कहा जाता था। देखिए ये था क्या, ये था कि संदेह के आधार पर किसी जो राष्ट्र देशद्रोह का जो है केस किसी पर भी लगाया जा सकता था केवल संदेह के आधार पर, ये आप लोग याद रखेंगे, इसे काला कानून भी कहा जाता था। और गांधी जी ने 6 अप्रैल को यहाँ पर सत्याग्रह सभा शुरू की थी। 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह सभा की थी। और 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पलवल स्टेशन हरियाणा से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी के विरोध में आपको पता होगा एक मुख्य घटना यहाँ पर घटित होती है 13 अप्रैल 1919 को, ये आप लोग याद रखेंगे, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को यहाँ पर पकड़ा जाता है, उसी के विरोध में जो है लोग धरना दे रहे थे। तो उसी के
जब वहाँ पर जनरल डायर आता है और वो गोली चलाने का यहाँ पर आदेश दे देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की भाषा निम्न में से क्या थी? तो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो हो जाती है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत जो थी अशोक के अभिलेखों की भाषा होती है। और लिपि की बात करें तो लिपि इसकी जो है अरमाइक हो जाती है, खरोष्टी हो जाती है और ब्राह्मी भी इसकी लिपि हो जाती है और ग्रीक भी इसकी लिपि यहाँ पर हो जाती है। तो अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। अगर बात करें लिपि की तो वो हो जाती है अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी और ग्रीक। और एक इम्पॉर्टेंट इसके जो है अभिलेख को याद रख लीजिए, जो सर ए कुना कूना अभिलेख है ये इसका अफगानिस्तान से मिला है। इसमें जो है अरमाइक और ग्रीक लिपि का जो है मिश्रण देखने को मिलता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद नहीं की थी? तो आपको बताना है 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों की मदद यहाँ पर नहीं की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाटों ने जो है अंग्रेजों की मदद नहीं की थी। देखिए, जो राजा नाहर सिंह थे, जो जाट थे राजा नाहर सिंह, वो बल्लभगढ़ से लड़ रहे थे, बल्लभगढ़ हरियाणा से, जो 1857 की क्रांति में लड़ रहे थे। तो जाटों ने इनका साथ, अंग्रेजों का साथ यहाँ पर नहीं दिया था। अंग्रेजों की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है सिंधियाओं को लेकर, यदि सिंधियाओं ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया होता 1857 की क्रांति के दौरान तो अंग्रेजों को जो है भारत छोड़ के जाना पड़ता, ये भी आपको याद रखना है। तो सिंधियाओं ने तो साथ दिया था लेकिन जाटों ने जो है साथ नहीं दिया था, बाकी निजाम और होलकर ने भी अंग्रेजों का यहाँ पर साथ दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति शुरू की थी? तो अब ये सभी लोग जानते होंगे कि हड़प नीति इसमें से किसने शुरू की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। अगर बात करें हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसको हड़पा गया, तो सतारा को यहाँ पर लपेटा जाता है 1848 में, ये आप लोग याद रखेंगे। और जब अवध को सबसे अंतिम में कुशासन के आधार पर अवध को यहाँ पर हड़पा जाता है तब क्रांति की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होता है स्वतंत्र भारत का। और ये अंतिम वायसराय भी होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, अंतिम वायसराय माउंटबेटन होता है। और अगर बात करें स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो हो जाते हैं सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हो जाते हैं। और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही हो जाते हैं क्योंकि 1950 के बाद तो राष्ट्रपति का पद यहाँ पर हो जाता है जो बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए, अगर 5वीं भी बोले और चौथी मंजिल भी बोले तो दोनों का आंसर एक ही हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया जाता है। या कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसकी जो नींव थी वो किसने रखी थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसके लिए रखी थी? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, उनकी याद में जो है इसने ये नींव रखी थी। किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अगर इसके जब ये पूरा निर्माण होता रहता है तो इसकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है, तो इसे पूरा कराने का कार्य करता है इसका दामाद इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश द्वारा ये पूर्ण कराई जाती है और इसका जो जीर्णोद्धार है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा यहाँ पर कराया जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वो 73 मीटर की हो जाती है, कहीं कहीं पर आपको 72.5 मीटर भी देखने को मिलता है। तो इन बातों को आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन को यहाँ पर देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।